Hello everyone, welcome back to another video. So in this video, we are going to cover up NEET previous year question from the chapter capacitance. तो कैपेसिटेंस के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करेंगे और क्वेश्चन आपके 2025 से लेके 2015 के आसपास तक के रहेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या था और क्या क्या फॉर्मूलाज ज़्यादा यूज़ हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन में बातें हो रही हैं। तो अगर वैसे ओवरऑल बात करें जो अब तक मैंने एनालाइज किया, ये तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे वो सब के सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और थ्रू द पॉइंट है। उनमें कुछ ज़्यादा फालतू बकवास नहीं की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला यूज़ करवाएगा और आंसर फाइंड आउट करवाएगा। हालांकि इसमें भी कोई ज़्यादा फालतू बकवास नहीं है, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल्का सा लेंदी पड़ता है बाकी के कंपैरेटिवली। तो इसको नीट फॉर्मेट में डालना कहीं ना कहीं नीट एस्पिरेंट के साथ गलत है, क्योंकि वो बच्चा अपनी प्रिपरेशन में तैयार करते हैं कि उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और वो जल्दी अटैम्प्ट करना चाहते हैं उनको, बट ये कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। और बाकी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे सामने 24, 23, 22 सबके क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन पूरे के पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बिल्कुल एक दो लाइन में आपके आंसर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं 24 के क्वेश्चन से। 24 से पहले स्टार्ट करेंगे और एट द एंड हम आएंगे 25 वाले क्वेश्चन पर और उसका सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल लास्ट में। पहले हम 24 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिनेरियो क्या है। तो 24 नीट का क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्टेज बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन नैनो जूल। तो आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन नैनो जूल कितना होगा, और तुम्हें क्या क्या गिवन है, वोल्टेज 50 वोल्ट एंड कैपेसिटेंस 12 पिको फैरेड, और तुम्हें क्या बताना है एनर्जी के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड। और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा 1/2 CV स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यूज करो, C की वैल्यू तुम्हारे पास, V की वैल्यू तुम्हारे पास, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर तुम्हारे सामने। U इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई C की वैल्यू तुम्हारे पास 12, पिको यानी 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई V स्क्वेयर यानी 50 इंटू 50। तो तुम इसको लिख दो 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 इंटू 10⁻⁻12 1 और 2 10⁻⁻10, और आंसर तुम्हारा आ गया ये 150 इंटू 10⁻⁻10 और जूल में। और तुम्हें आंसर किस में चाहिए, नैनो जूल में। तो नैनो जूल में चाहिए तो इसको नैनो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। नैनो जूल मतलब अगर मुझे 1 नैनो जूल लिखना है देन इट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻9 जूल। बिल्कुल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल या फिर 515 नैनो जूल। ये तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, नीट 2024। और फॉर्मूला ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें फॉर्मूला ऑब्वियस बात है आता होगा, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, और एनर्जी स्टोर को डायरेक्टली अप्लाई किया और आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड्स ऑन। आपको बताना है एक कैपेसिटर आपके पास, उस कैपेसिटर का चार्ज Q, उसके ऊपर उसका जो पोटेंशियल है वो V। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा। हाँ तो देखो, बात हो रही थी कि कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल गिवन है आपको, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ किस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या, बोथ Q एंड V, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, Q ओनली या V ओनली। तो अगर आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है Q बाई V, बिल्कुल। तो पहली नज़र में तुम्हें यही लगता है कि Q भी है और V भी है, तो दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। बट जब आप इस फंडामेंटल फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद आप किसी भी एक कैपेसिटर का जब कैपेसिटेंस लिखते हो ना, तो उस कैपेसिटेंस में जो टर्म्स आती हैं वो ना तो वहाँ Q आता है ना वहाँ V आता है, वहाँ जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। वहाँ जो टर्म आएंगी वो आएंगी आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, capacitance of a parallel plate capacitor is given as epsilon naught A divided by D, राइट। तो यहाँ तुम देखो ना चार्ज आ रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट यानी नेचर ऑफ द मीडियम, ए यानी एरिया ऑफ प्लेट्स, डी यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो ये बातें यहाँ हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो आपका वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहे हैं और डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स आई कैन से that capacitance will depend upon only and only geometry of capacitor। तो ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर आ गया। और कुछ ज़्यादा फालतू बकवास तो है ही नहीं इसमें। हाँ, इस फॉर्मूले से तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। जब इस फंडामेंटल फॉर्मूला को तुम यूज़ करते हो ना, तब तुम्हारे पास जो नया रिजल्ट आता है उसमें आपके पास ऑलवेज एंड ऑलवेज हर कैपेसिटर के लिए जो टर्म्स आएंगी वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं, कि अगर ज्योमेट्री के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस चेंज होगा। ऑलराइट, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था प्योर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट शोन बिलो। आपके पास एक सर्किट गिवन है। सर्किट में 1 2 3 रेजिस्टेंसेज हैं, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि आपका सर्किट स्टेडी स्टेट में, आपका सर्किट है स्टेडी स्टेट में। और जब आपके पास सर्किट स्टेडी स्टेट में होता है, इट मीन्स करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर इज जीरो। करंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो। तब आप ये चीज को एज्यूम कर लेते हो कि कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये 10 वोल्ट, यहां से मान लो आई करंट निकला, वो आई करंट यहां जाएगा और फर्दर वो आई करंट इस ब्रांच में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा है तो यहाँ करंट फ्लो जीरो है। तो मतलब यहाँ जीरो करंट गया तो आई एज इट इज जाएगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच से वापस जाएगा वो यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सर्किट कंप्लीट है वो कुछ इस फॉर्म में आया। ये बैटरी, रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम, ये 3 ओम और ये बैटरी 10 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा आई। बस तुम्हारा ये पूरा सर्किट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद कर्चस वोल्टेज लो लगाओ चाहे ओम्स लो लगाओ, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 10 विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आर 2 प्लस 3। तुम्हारा आंसर बना आई विल बी इक्वल टू 10/5 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। बिल्कुल साफ और स्पष्ट, 2 एम्पियर तुम्हारा आंसर। तो स्टेडी स्टेट करंट की कंडीशन थी, अप्लाई किया, आंसर आया। बस स्टेडी स्टेट में आपको ऑलवेज यही ध्यान रखना होता है कि जिस जगह पर कैपेसिटर आपका लगा हुआ है ना, वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमने मान लिया करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया नया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये अभी तक 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं और 2024 के सभी क्वेश्चन हैं। कुछ री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी हैं, कुछ ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन भी हैं। और क्वेश्चन का अगर लेवल देखो तो अभी तक सिंपल है और ये पेपर तो आया भी वैसे इजी था, राइट। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। तुम्हारे पास एक सर्किट डायग्राम की मैंने, कैपेसिटर 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 लगे हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज, ए और बी इनके बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना प्रेजेंट है। अगर तुम्हें डायग्राम दिख रहा हो तो डायग्राम तुम्हारे सामने व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड डायग्राम, कोई छेड़छाड़ नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड डायग्राम है ये। और व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड डायग्राम, और उसमें भी अगर मैं बैलेंसिंग चेक करूं तो मैं बैलेंसिंग में बता सकता हूं 2/2, यानी इस दोनों कैपेसिटर्स का रेशो और इन दोनों कैपेसिटर्स का रेशो दोनों का सेम है। तो मतलब तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, बैलेंसिंग कंडीशन में, तो तुम इस बीच वाली ब्रांच को हटा सकते हो। अगर मैं बीच वाली ब्रांच को हटा दूं तो मेरे पास जो नया डायग्राम आएगा वो कुछ इस फॉर्म का आना चाहिए। ये तुम्हारा ए,
कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, और ये तुम्हारा पॉइंट बी। इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, और इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड। तो ये तुम्हारा नया कैपेसिटर आ गया। ठीक है, सीरीज तुम्हारा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अब इनको सोल्व कर दो। अब इनको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ए 2 और 2 सीरीज में, तो सोल्व करोगे नेट आएगा इनका 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों का भी 1 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड आया, ये भी 1 माइक्रोफैरड आया। 1 और 1 पैरेलल में दोनों ऐड होंगे, तुम्हारा आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरड। बिल्कुल साफ, कुछ नहीं इसमें। तुम्हें पता ही है, सीरीज में करोगे तो सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें आता होगा। जब दो कैपेसिटर सीरीज में आपके पास, तो नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों का एडिशन कर दो। 4 डिवाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू 1। सेम यहाँ 1 1 1, और जब पैरेलल में दोनों को आप ऐड कर दे तो आंसर आए तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड, और ये तुम्हारा आंसर। और सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ना कोई फालतू छेड़छाड़। और व्हीटस्टोन बैलेंसिंग कंडीशन में, उसने अनबैलेंस तो करवाया ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है आपका अगेन 24 से। 24 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस फॉर्म का। एक 3D डायग्राम बना रहा हूं मैं ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाएं। बिल्कुल, ये तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो तुम्हारे पास D। अगर मैं प्लेट्स के एरिया की बात करूं वो तुम्हारे पास A। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। अब आगे वो कह रहा है कि अगर आप इन प्लेट्स को दोनों को पास लेके आओ, मूव क्लोज टू ईच अदर, तो क्या इंपैक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस की। इस प्लेट का यानी इस कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस लिखते हो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब मुझे एक चीज क्लियर है, अगर मैं प्लेट्स को पास में लेके आऊंगा तो उनके बीच का सेपरेशन कम होगा। अगर सेपरेशन कम होगा तो मैं कह सकता हूं D की वैल्यू कम होती जा रही है। D की वैल्यू कम होगी तो तुम्हारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो एक बात साफ है कि कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो एक बात तो ये मुझे पता लगी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस का ये रहा। एक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं अदर स्टेटमेंट पर। यहां बात हो रही है चार्ज स्टोर की, तो बात कर लेते हैं चार्ज स्टोर पर भी। तो देखो, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला ये भी है तुम्हारे पास, Q बाई V। बिल्कुल, अब वो ये भी बात कह रहे हैं कि तुमने ना इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और बैटरी का पोटेंशियल मान लो V। तो अगर तुमने इसको कनेक्ट करके रखा तो तुम्हारा V तो है कांस्टेंट, ये तो चेंज होगा नहीं। अगर C बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं Q भी बढ़ेगा, टू कीप दिस वैल्यू फिक्स। तो C बढ़ेगा, Q भी बढ़ेगा, तो मतलब मैं कह सकता हूं चार्ज भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, चार्ज बढ़ा। अब आगे की बात, A और C दोनों बातें सही हैं। ये कह रहा है द एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेस। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी लगा लो, मैं लगा रहा हूं ये वाला 1/2 CV²। एनर्जी का फॉर्मूला, इस एनर्जी के फॉर्मूला में देखो, कैपेसिटेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। इट मीन्स तुम ये स्टेटमेंट को सही नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहता है एनर्जी डिक्रीज नहीं, एनर्जी विल इंक्रीज। अब आगे की स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन सेम। वो कह रहा है चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो सेम रहेगा, मतलब Q बाई V की वैल्यू सेम रहेगी। Q बाई V का वैल्यू सेम रहने का मतलब C सेम रहना नहीं, C तो हमारा सबसे पहले चेंज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बचा ई स्टेटमेंट। ई क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। तो वो कह रहा है चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। तो देखो, ये चार्ज और ये वोल्टेज
इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ना है। अगर Q बढ़ेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है ये बढ़ेगा। वैसे ऐसा कुछ तुम्हारा एनर्जी में भी होता है। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/2 QV एक। अगर इस फॉर्मूला का तुम यूज़ करो तो तुम बता सकते हो अगर Q बढ़ेगा तो U भी बढ़ेगा, और Q ऑब्वियस बात है बढ़ रहा है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और C भी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो ये बात मैं सही बता सकता हूँ। तो तुम्हारे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A, C एंड E, तुम्हारा सही ऑप्शन बनता है B। बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और सभी फॉर्मूलाज का अच्छा यूज़ करवाया इसने। तुम्हारा कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला भी यूज़ हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज़ हुआ, दिमाग भी लगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो आगे, अगला क्वेश्चन सर्किट का है। सर्किट में क्या गिवन है आपको, 4 कैपेसिटर से 15 माइक्रोफैरेड की, और साथ में एक बैटरी है ई वोल्टेज की। तो तुमसे पूछा गया होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस पूरे सर्किट का। इक्विवेलेंट फाइंड करने, तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर देते हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में, तो सीरीज से इनको सोल्व कर देते हैं। सीरीज में इनको सोल्व करोगे तुम्हारे पास जो नया रिजल्ट आएगा वो आएगा। एक बार मैं इस डायग्राम को एज इट इज बना रहा हूं, ये 15 माइक्रोफैरेड, और जो नया सिंगल कैपेसिटर आपके पास ऑब्टेन होगा वो होगा तुम्हारे पास 15 सीरीज में। तो नया आएगा तुम्हारे पास 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तुम्हारा आंसर है 3/15। 1/CS, इसको इन्वर्स करोगे CS विल बी इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। तुम्हारी ये वैल्यू आई 5 माइक्रोफैरेड के बराबर। दिस कैपेसिटर एंड दिस वन दे बोथ आर इन पैरेलल में, तो दोनों को ऐड करोगे नेट रिजल्ट आ गया। तो नेट रिजल्ट आया तुम्हारा 15 + 5 20 माइक्रोफैरेड, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट, और तुम्हें फाइंड करना था कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। अब आगे चलो, अगले क्वेश्चन में अगेन कैपेसिटेंस फाइंड करना है। नेट 2023 का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है, तो फाइंड कर देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों तुम्हारे पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो इनको ऐड करोगे 3 + 3 6, तुम्हारा आंसर आया 3 माइक्रोफैरेड प्लस दिस 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड ए एंड बी। ठीक है, अब इनका नेट फाइंड करना है। ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे नेट का आंसर आएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6। 3 × 6 तुम्हारे पास 18, 3 + 6 9, तुम्हारा आंसर है 2 माइक्रोफैरेड। ये लो डी ऑप्शन। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों तो पैरेलल में है तो दोनों को ऐड करोगे नेट आ गया। ये वाला और ये दोनों का रिजल्ट सीरीज में थे, तो उनका रिजल्ट मैंने यहाँ जोड़ दिया। 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 18/9, 2 माइक्रोफैरेड तुम्हारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन आए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस तुम्हारे कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के भी थे, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल भी थे, राइट। तो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आपने उनके बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो कर दिया डबल, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, और एरिया को कर दिया हाफ। बिल्कुल, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा अगर इनिशियल सी है, तो फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इनिशियल केस की बात करूंगा। इनिशियली मैं एज्यूम करता हूं डिस्टेंस डी, एरिया ए, तो कैपेसिटेंस तुम्हारा आएगा सी विच इज ε0 डिवाइड बाई डी। ये बात तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, किसकी वैल्यू सी होनी चाहिए। अब दूसरी बात, कुछ देर बाद में यानी फाइनल जो आपका रिजल्ट आया उसमें आपने क्या किया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया। डिस्टेंस को चेंज कर दिया 2D से, डबल कर दिया, एरिया को रिप्लेस कर दिया हाफ से उसकी, तो एरिया को a/2 कर दिया। तो नया कैपेसिटेंस में लिखता हूँ C' और उसका फॉर्मूला लगाऊं ε0 यानी a/2 आएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2D। तो इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आए ε0 डिवाइड बाय 4 × d।
अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं बता सकता हूं सी डैश विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू सी है तुम्हारे पास और डिवाइड में 1/4 भी आ रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट और c/4 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन। एरिया चेंज किया, डिस्टेंस चेंज किया, तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। अब कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होगा ये तुम्हारे सामने, तो ये तुम्हारा नया आंसर आ गया। और नया आंसर मुझे चाहिए था पुराने वाले की फॉर्म में, तो मैंने इसलिए पुराने वाले का भी बीच में यूज किया। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है देखो। द इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरड एंड 16 माइक्रोफैरड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। आपके पास दो अलग अलग कैपेसिटर्स थे, आपके पास दो अलग अलग कैपेसिटर C1 एंड C2। जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है सीरीज का वो आता है 3 माइक्रोफैरड। बिल्कुल आता है, उसने कह दिया तो हमने माना। दूसरे केस में जब आपने उनको पैरेलल कनेक्ट किया तो आपका रिजल्ट आया 16 माइक्रोफैरड। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि इन दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या होगी, तो कर देते हैं। मुझे ये पता है अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो सीरीज का फॉर्मूला मेरे पास होते हैं C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड। अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो उसका फॉर्मूला मुझे याद है C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू व्हाट 16 माइक्रोफैरड। हाँ, तो एक चीज़ तो मुझे साफ साफ क्लियर है कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना उसमें दोनों कैपेसिटर का सम 16 के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखते हैं किसका सम 16 के बराबर है। अगर मैं देखूं 1.8 प्लस 1.8 16 के बराबर नहीं है, 10 प्लस 6 16 के बराबर है, 8 प्लस 8 16 के बराबर है, 12 प्लस 4 16 के बराबर है। मतलब तीन ऑप्शन में से कुछ भी करेक्ट हो सकता है। अब हम वेरीफाई करते हैं आगे। अब एक बात और, मुझे ये बात पता लगी कि C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 16 माइक्रोफैरड। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ C1 C2 डिवाइड बाई 16 विल बी इक्वल टू 3 और C1 C2 की जो वैल्यू तुम्हारे पास आई वो आई 48। अब तुम्हारे पास दो कंडीशन बन गई कि तुम्हारे पास जो आंसर में कैपेसिटर्स आने चाहिए, कैपेसिटेंसेस, उनका सम तो 16 होना चाहिए, प्रोडक्ट उनका 48 होना चाहिए। अब सम तो 16 तीनों का है, क्या प्रोडक्ट तीनों का 48 है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। 10 इंटू 6 60 ना, गलत आंसर। 8 इंटू 8 64, ये भी गलत आंसर। 12 इंटू 4 48, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे पता लगा? तुम्हारे सामने दोनों कैपेसिटर का सम 16 मल्टीप्लाई 48, कंडीशन सेटिस्फाई कौन सा कर रहे हैं? डी ऑप्शन। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है, हमें कौन सा उसको सोल्व करके परोसना है उसके आगे। हमें ये थोड़ी देखना है मेथड क्या लगाया, हमें ये देखना है हमारा आंसर क्या है। बिल्कुल। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे सामने, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने नीट 2022 से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C 900 माइक्रोफैरड पिकोफैरड। आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू गिवन है कैपेसिटेंस की 900 पिकोफैरड। इस चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी, उसको आपने कंप्लीटली चार्ज कर दिया 100 वोल्ट बैटरी से, एज शोन इन फिगर ए। ओके, देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। फिर आपने इसको यहां से हटा दिया। पहले आपने इस कैपेसिटर को यहां से चार्ज किया, फिर इसको हटा दिया। हटाने के बाद आपने क्या किया? इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C 900 पिकोफैरड। आपने इसको क्या किया? यहां प्लेस कर दिया, जिसमें आपके पास एक कैपेसिटर ऑलरेडी है 900 पिकोफैरड का, उसके पैरेलल में आपने इसको यहां प्लेस कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। अब आगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम विल बी। तो आपको बताना है इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताना है तो फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे तो एक फॉर्मूला आता है एनर्जी लॉस का, कि जब आप ऐसा कुछ काम करते हो कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू तुम्हारे पास है, उसका पोटेंशियल तुम्हारे पास है, उसको तुम कनेक्ट करते हो एक और कैपेसिटर के साथ में, और कनेक्ट करने के बाद कितना एनर्जी लॉस हुआ है उसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं दैट इज U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये काम हो गया। अब आगे मेरे पास C1 C2 V1 V2 क्या चीजें हैं, तो देखो C1 C2 मेरे पास है 900 पिको फैरेड। V1 मेरे पास क्या चीज है, यहां पर इसका ऑलरेडी जो पोटेंशियल था वो था 100 वोल्ट। V2 आपके पास क्या, इसका पोटेंशियल इनिशियली ये अनचार्ज है तो जीरो पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये टर्म तो आपको बताएगी एनर्जी लॉस के बारे में। तो तुम्हें एनर्जी लॉस तो यहां से पता लग गया, बट तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि इनिशियली एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियली एनर्जी कहां से निकालोगे, यहां से। ये एनर्जी लॉस और इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास कितना था, 1/2 CV²। वो तुम यहां अप्लाई करोगे, इसको यहां अप्लाई करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, तब देखो तुम्हारे पास आंसर क्या आता है। तो देखो सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूं, इनिशियल एनर्जी को। इनिशियल एनर्जी मैंने फाइंड की 1/2 C की वैल्यू 900 पिको फैरेड, 10⁻⁻12 लिखता हूँ। V की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर करोगे 10⁻4 आया। अब इसको सोल्व करो, ये क्या 4.5 से तुम्हारा आंसर आया 4.5 इंटू 10⁻2 और ये -10 और 6 +6 नहीं -6 तुम्हारा आंसर आएगा जूल में। ये तुम्हारे पास आई इनिशियल एनर्जी इतनी थी। अब मुझे देखना है कि इसमें से कितना लॉस हो गया, जितना बचेगा वो उसके पास स्टोर रहेगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, डेल यू की 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 C2 दोनों सेम है तो आपका आंसर आएगा C² डिवाइड बाई 2C। और यहाँ V1 की वैल्यू 100 पुट करोगे, V2 की वैल्यू 0 पुट करोगे स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर आया C से C गया 1/4 टाइम्स ऑफ C इंटू C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 900 पिको फैरेड इंटू V का स्क्वायर करोगे 10⁻4। और जब आप इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब मुझे पता है इतनी एनर्जी मेरे पास टोटल थी 4.5, लॉस कितना हो गया 2.25, बचा कितना 2.25, और ये तुम्हारा आंसर। ये एनर्जी लॉस, ये टोटल एनर्जी, जो बाकी बची रेस्ट एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर, जो एनर्जी तुम्हारे पास स्टोर हुई एट द एंड, दैट इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस डेल्टा यू, और वो तुम्हारे पास आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्वेश्चन अच्छा था। इसमें कॉन्सेप्ट आपका यूज करवाएगा कि जब आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो किसी अदर कैपेसिटर से तो क्या होता है वहां। जब आप एक कैपेसिटर को किसी और कैपेसिटर के साथ जोड़ते हो ना, तो वहां पर एनर्जी का लॉस भी होता है, कुछ कॉमन पोटेंशियल नया भी आता है। तो उसके बेसिस पर तुम ये चीजें डिफाइन करते हो और फर्दर तुम इसको सोल्व करते हो, तुम्हारे पास आंसर ये आया। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन देखो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। वो हमें मालूम है कि आपके पास मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरीके का, और अगर ये प्लेट प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। और वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड आप गिवन है दैट इज E। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D, अगर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है और एरिया तुम्हें गिवन है A, तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, 1/2 CV², या 1/2 Q²/C, या फिर 1/2 Q इंटू V। ये सब एनर्जी स्टोर के फॉर्मूलाज हैं। ओके, अगर आंसर की बात करूं, आंसर में ना C आ रहा है ना V आ रहा है, वहां आपके पास क्या आ रहा है ε0 E, ये वाली बातें। तो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो तुम ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला देके याद आई किसी की एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी आपको याद होगा एनर्जी बाय वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है 1/2 ε0 E²। अब वॉल्यूम डिवाइड में मुझे फाइंड करना है पूरे के पूरे इसका, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, बट मुझे पूरे वॉल्यूम का एनर्जी फाइंड करना है।
तो पूरी एनर्जी तो तुम्हारे पास आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे, एरिया इंटू डिस्टेंस। तुम्हारा आंसर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, और ऑप्शन नंबर बना डी, और ये तुम्हारा आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है, अगर मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आया तो तुम इस फॉर्मूला से भी आंसर निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से कैसे आंसर निकालोगे, ध्यान से देखो। मैं यहां यूज करूंगा इस फॉर्मूला का। मुझे एक बात पता है, सी की जो वैल्यू होती है ना आपके पास, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, बिल्कुल। और वी यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाई ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी से ये स्क्वायर गया, तुम्हारा आंसर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए और डी, एज इट इज तुम्हारा आंसर यहां से आ गया। बातें तो वही हैं, फॉर्मूलाज नए नए हैं तुम्हारे पास, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो, इसका चाहो। कोई तुमसे नहीं पूछेगा इसका फॉर्मूला क्यों यूज किया, फॉर्मूला यूज करो, वहां से निकालो, तुम्हारा काम हो गया। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन, 2021 का क्वेश्चन। आपके पास डायग्राम है और तुमसे पूछा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम का, यानी यहां से यहां तक। अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे बताना है। तो मुझे एक बात पता है, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के साथ में आपने पैरेलल में एक खाली वायर लगा दी। जब सिनेरियो में कुछ ऐसा होता है तो इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं रहता वहाँ, तो तुम्हारा जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये कैपेसिटर सी, एंड देयर इज एन अनदर कैपेसिटर दैट इज ऑल्सो सी, और दोनों के दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो ऐड करोगे, नेट आंसर तुम्हारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ सी, और ये तुम्हारा आंसर सी ऑप्शन 2C। बस इतना सा तो काम था और कुछ नहीं था। जब मुझे पता है यहाँ एक पैरेलल में वायर अटैच कर दिया गया, तो इस सी का क्या काम है, यहाँ सी ऊपर सी नीचे, दोनों सी को ऐड करो, तुम्हारा आंसर 2C। पैरेलल में तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, आंसर खत्म। नीट 2021 का क्वेश्चन खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकते हैं यहाँ। तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके मीडियम में एयर है, यानी उसका फॉर्मूला आप यूज करोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और उसकी वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरेड। जब इसी कैपेसिटर के अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाया, तब जो नया रिजल्ट आता है वो आ रहा है आपके पास 30 माइक्रोफैरेड का, बिल्कुल। तो बताओ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना होगा। अब मुझे एक बात पता है, क्या कि जब एक कैपेसिटर में मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाता हूं ना, तो उसका कैपेसिटेंस बनता है k टाइम्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस, बिल्कुल। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इस पार्ट की वैल्यू मेरे पास 6 है, 30 माइक्रोफैरेड विल बी इक्वल टू k इंटू 6 माइक्रोफैरेड। अगर इसको सोल्व करूं तो k की वैल्यू मेरे पास आई 5, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारे पास आ गया 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5, और इसको आप लिखते हो एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला तुम्हारे पास याद होगा, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यूज कर दो, अब सोल्व कर देते हैं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये रही 5, विल बी इक्वल टू, मुझे मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करनी है, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आपको गिवन है, ये रही 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन एम तुम्हारे पास आया 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये तुम्हारा आंसर होगा। 8.85 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, इसमें तो पावर ही नहीं आ रही 10 की, इसमें 10 की पावर -10, यहाँ -13, यहाँ -12। यहाँ सोल्व करोगे 88 इंटू 5, इट विल बी इक्वल टू समवट अराउंड 44 पॉइंट समथिंग, राइट।
तो तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए वो 44 की फॉर्म में आना चाहिए। एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा। मैं मानता हूँ 44.4 तुम्हारा आंसर है, और ये आएगा 10 की पावर -12 में। और यहाँ पर दिया 0.44, यहाँ 0.44, यहाँ 10 की पावर -10, यहाँ 10 की पावर -13। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आया 10 की पावर -10, और यहाँ बना 0.44, और ये मेरा आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बस सिंपल। आपको कैपेसिटेंस गिवन था इनिशियल, उस कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करवाया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाने के बाद आपका नया कैपेसिटेंस बनता है के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। दोनों को कंपेयर किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करते हुए हमने यहाँ से उस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को फाइंड आउट किया, और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला। तो देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A इज डैश। कुछ सिनेरियो ऐसे है तुम्हारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर की प्लेट्स पर लगने वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो फोर्स किस पर डिपेंड करता है। मेरे पास अगर ये एक प्लेट है, उस पर चार्ज Q, अब इस पर फोर्स कौन लगाएगा, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर माइनस चार्ज होगा ऑब्वियस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होना चाहिए, माइनस के चार्ज की तरफ, तो ये लगाएगा इस पर अट्रैक्शन की फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास इसका चार्ज और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में कर दो। क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इसका कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा जो आंसर बना दैट विल बी क्यू स्क्वायर। सिग्मा को क्या लिखोगे, क्यू, और डिवाइड में एरिया आएगा, तुम्हारा आंसर बना क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, ये तुम्हारे पास आ गया फोर्स का फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पर हम इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। मेरे फॉर्मूला में एरिया आया, चार्ज आया है, मीडियम आया है, बट डिस्टेंस तो नहीं आया। तो हाँ, ये बात तो सही है कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस आया नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी है ही नहीं। थर्ड, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, ना डिस्टेंस ही नहीं है तो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बातें नहीं होंगी। थर्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का कोई मसला ही नहीं बचा। तो तुम्हारा आंसर ये है, तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओ चुपचाप, फंडामेंटल्स के साथ जुड़े रहो, जो चीज़ें सामने हैं तो वो है। अब खुद से थोड़ी आंसर बना देंगे हम। एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, एक कैपेसिटर को आपने एक बैटरी की हेल्प से चार्ज कर दिया। द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड। सीन कुछ ऐसा है, ये एक कैपेसिटर, उसको आपने चार्ज किया एक बैटरी, मान लो V बैटरी, और इसका कैपेसिटेंस C। चार्ज करने के बाद इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके अराउंड V, और इस पर चार्ज आएगा Q। कुछ देर बाद वो कहता है कि आपने इस कैपेसिटर को यहाँ से हटाया, और इसको यहाँ से हटाने के बाद आपने कनेक्ट किया एक सेम टू सेम नए कैपेसिटर के साथ में, जो कि अनचार्ज है इनिशियली वो अनचार्ज है, उसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V गिवन है इनिशियल, इसका इनिशियल 0 है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि C1 और C2 दोनों की वैल्यू तो C है, V1 तुम्हारे पास V और V2 तुम्हारे पास 0। बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो अनदर कैपेसिटर से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो क्या कहते हैं, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम विल बी। तो टोटल जो एनर्जी आएगी नए वाली इस पूरे सिस्टम की, वो कितनी आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, एनर्जी आएगी कहाँ से, इससे आएगी, इसके पास कुछ एनर्जी है, ये यहाँ जाएगा ना, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो जो एनर्जी बचेगी वो इनके पास रह जाएगी। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मैंने लिखा
1/2 सी वी स्क्वेयर, साफ है सी वी स्क्वेयर आएगा। अब लिखता हूं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला तुम्हें याद है, 1/2 C1 C2 यानी C इंटू सी डिवाइड बाई सी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यानी V माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा इस केस में आंसर आएगा 1/4 CV स्क्वेयर। अब इतनी एनर्जी तुम्हारे पास थी और उसमें से इतनी गवा दी, तो रेस्ट एनर्जी कितनी बची तुम्हारे पास? तो रिमेनिंग एनर्जी जो बची यानी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर माइनस 1/4 CV स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/4 CV स्क्वेयर तुम्हारा आंसर आएगा। अब ऑप्शन क्या कहते हैं देखो, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के मल्टीपल में डिक्रीज होगी बिल्कुल, क्योंकि हाफ रह गया। रिमेन सेम ना, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज ना, इंक्रीज ना, डिक्रीज हो रही है। किससे डिक्रीज हो रही है? आधे से। पहले 1/2 थी, बाद में बची 1/4, तो 50% का लॉस हुआ और 50% लॉस हुई, 50% इसके पास बच गई। मतलब अगर यहाँ 10 जूल एनर्जी थी, 5 जूल लॉस हो गई, 5 जूल इनमें सिस्टम में आ गई। तो ये तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैपेसिटर की मिक्सिंग है। किस वे में मिक्सिंग है देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D, capacitance C is filled with 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure। आपके पास कैपेसिटर है, वही बात है बकवास जो करी थी शुरू में, कुछ नहीं है। डिस्टेंस गिवन है D और एरियाज गिवन है और कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, और तुमसे वो कहते हैं कि तुमने ऐसे कुछ सिस्टम को डिज़ाइन किया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए। तो ये बताओ, अगर इस सिस्टम को रिप्लेस करोगे एक नए कैपेसिटर से और उस कैपेसिटर का जो अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो उसका कॉन्स्टेंट हो K, तो ये बताओ उस K का रिलेशन इनकी फॉर्म में कैसे लिखोगे? अल्टीमेटली मुझे यही फाइंड करना है कि इस पूरे का नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, वो मेरा आंसर होगा। तो मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। तो देखो, जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को तोड़ते हो पार्ट्स में। मैं अगर इसको एक बार ड्रॉ करूं, ये एरिया ये डिस्टेंस, तो इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से रोटेट करो, तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये दोनों प्लेट्स और ये दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। सेपरेशन में क्या क्या दिखाई दे रहा है कि आधा पार्ट आपका यानी D/2 तो तुम्हारा घेर दिया एक K4 प्लेट ने, मतलब इस पार्ट में तुम्हारे पास है K4 प्लेट बिल्कुल। बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें तुम्हारे पास क्या आ रहा है, K1, K2 एंड K3, K1, K2, K3, इस रीजन में K1, इसमें K2, इसमें K3, और एरियाज गिवन है A/3, A/3 और A/3, और इसका एरिया A। अगर मैं सिस्टम को तोड़ूं पार्ट्स में तो मेरे पास जो कैपेसिटर्स ऑब्टेन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। इसको मैं लिख सकता हूं K1 और इसके पैरेलल में K2, इसको दोबारा तोड़ो, ये पहला पार्ट K1, उसके जस्ट नीचे K2, उसके जस्ट नीचे K3, और उनकी वैल्यूज आपको गिवन है एरिया और डिस्टेंस की। कितनी कितनी वैल्यू है तुम्हारे पास, इसका एरिया A/3, इसका एरिया A/3, इसका एरिया भी A/3, डिस्टेंसेस गिवन है D/2, इसके इससे भी D/2 आ रहा है, इसके इससे भी D/2 ही आ रहा है। फर्दर ये तीनों के तीनों कनेक्ट एज इन सीरीज विद दिस प्लेट। ये K4, इसका डिस्टेंस D/2 और इसका एरिया A। अब इसको कर देते हैं सोल्व। सोल्व करोगे 1 2 3 तीनों पैरेलल में है तो तीनों का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा यहाँ से वो तुम्हारा आएगा C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और इसका कांस्टेंट K1, एरिया लिखोगे A/3, डिस्टेंस लिखोगे D/2, प्लस इसका कैपेसिटेंस तुम्हारा आएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A2 डिवाइड बाय 3D, प्लस
इसका लिखोगे एप्सिलॉन नॉट K3 A/2 डिवाइड बाय 3D। अब तीनों को ऐड करोगे यानी कुछ कॉमन लो, तो तुम्हारे पास इस पूरे सिस्टम का जो नेट कैपेसिटेंस आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, और यहाँ 2 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में बचा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, ये तो आ गया इसका रिजल्ट, और इसका रिजल्ट पूरे का इसके साथ सीरीज में है। तो अब तुम्हें इसको यहाँ सीरीज में जोड़ना होगा इसके साथ। जब इसको सीरीज में जोड़ोगे तो क्या करोगे, मुझे ये बात पता है, इसका जो कैपेसिटेंस मैं लिखूंगा इस वाले पूरे का वो आएगा तुम्हारा K4 एरिया A एप्सिलॉन नॉट भी है साथ में, और डिस्टेंस है D/2, तो 2 आ गया ऊपर। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को अब सीरीज में जोड़ो, सीरीज में जोड़ोगे तुम्हारे पास जो नया रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू C विल बी इक्वल टू C1, यानी पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखा K1 K2 प्लस K3 डॉट दूसरे वाला कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई में आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K4 A डिवाइडेड बाय D, और डिवाइड में दोनों का एडिशन, तो कर दो इसको 3D K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट K4 D और A। अब इसको कर दो हल्का सा सोल्व, और सोल्व करेंगे तो एक चीज़ कॉमन है एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ से कॉमन आएगा तो इसके साथ कैंसिल कर दो। ऊपर तुम्हारे पास क्या बचा, और 2/3 भी कॉमन आ रहा है, जस्ट 2, 3 कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 इसके साथ कैंसिल कर दो। ऊपर वाले पार्ट में तुम्हारे पास बचा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, यहाँ बचा तुम्हारे पास एक 3 और K1 प्लस K2 प्लस K3। डिवाइड में तुम्हारे पास क्या बचा, इस पार्ट की टर्म्स कैंसिल कर दी, बस 3 बचा था K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3 प्लस में जस्ट K4। और अब इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और उस आंसर को मैं देखता हूँ पहले ऑप्शन किस फॉर्म में है, फिर बात करते हैं आगे। और मुझे जो आंसर चाहिए उसमें यहाँ तो ये प्लस में होने चाहिए, यहाँ ये डिवाइड में आ रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम वो भी बना देंगे। एक K4 यहाँ भी है तुम्हारे पास, तो अगर इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास जो K की नई वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू K1 K2 कुछ ऐसी, C विल बी इक्वल टू एलसीएम लो और एप्सिलॉन नॉट A/D को रख दो साइड में, और K की वैल्यूज एक सत्रह रखोगे, 3 रखोगे, ये बनेगा नीचे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 K4, और 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा 2 K1 प्लस K2 प्लस K3 मल्टीप्लाई में K4, और ये तुम्हारा बनना चाहिए K, क्योंकि ये तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया, और ये तुम्हारी बननी चाहिए K। अब ये देख लो ये टर्म कहाँ बन रही होगी इस पूरे में। अगर इसको मैं सोल्व करूँ ना इस वाले पार्ट को, तो कहीं ना कहीं ये मुझे वाइब दे रहा है। इसको सोल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा 3 K4 और ये ऊपर जाए K1 प्लस K2 प्लस K3 बिल्कुल, और ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन यही बनेगा। हालांकि थोड़ी सी उसने कॉन्सेप्ट को मोल्ड कर दिया, बट आंसर तुम्हारा यही बनेगा। इसमें 1 पॉइंट K की वैल्यू है और हमने K फाइंड किया है, इन दोनों को जब आप मैच कराओगे तुम्हारा ऑप्शन C बनना चाहिए। और हाँ, क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था, क्यों? क्योंकि इसमें 4 डायलैक्ट्रिक्स इंसर्ट करवाए गए थे। अब 4 डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करवाएगा तो उनको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा वहाँ, तो इस तरह से तुम इसको सोल्व कर सकते हो, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को कह सकते हो थोड़ा सा आउट ऑफ, वैसे तो लीग का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट हल्का सा लेंदी टाइप था। अब आते हैं इस पर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो।
आपके पास एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का एज शोन इन द फिगर, और आपने उसको जोड़ दिया V वोल्टेज की बैटरी से। व्हेन द स्विच S इज टर्न टू पोजीशन C 2, द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड विल बी। तो सीन कुछ ऐसा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनिशियल केस तुम्हारे पास क्या है, जब स्विच की बात होती है तुम दो केसेस एज्यूम देखते हो। इनिशियली मेरे पास सिर्फ इतना सर्किट चल रहा होगा, इतना सर्किट चलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोई बैटरी है V वोल्टेज की, और सामने एक कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैरेड का। बिल्कुल, ये तुम्हारा डायग्राम आ गया पूरे का पूरा। ऑलराइट, अगर मैं इसकी एनर्जी फाइंड करूं तो इसकी एनर्जी मैं लिख सकता हूं 1/2 C इंटू वी स्क्र, 2 से 2 गया, और वी स्क्र मेरी इनिशियल एनर्जी आ गई। बिल्कुल, अब फाइनल केस में वो क्या कहता है कि आपने यहाँ से कनेक्शन हटाया और यहाँ जोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ किया तो मतलब ये आपका क्वेश्चन बन गया कैपेसिटर को कैपेसिटर से जोड़ने वाला, कि आप एक चार्ज कैपेसिटर को जोड़ रहे हो एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 8, और जब तुमसे पूछे कि यहाँ एनर्जी लॉस कितने, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यू डालूँ तो मैं मेरे पास आएगा 1/2 C1 मेरे पास, C2 मेरे पास है 2 × 8 16 डिवाइड बाई 2 + 8 10, और V1 का करूँगा तो यहाँ V स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो तुम्हारा आंसर आया 1/2 C1 C2। ऑल राइट, तो ये आ गया 0.8 V स्क्वायर। ये है अभी एनर्जी लॉस, ये एनर्जी लॉस, और ये तुम्हारे पास एनर्जी था टोटल। और मुझे किस पे बात करनी है, एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड मतलब कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी का पार्ट लॉस हुआ वो इसका 0.8 है, और आंसर अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो ये गया, तो मैं कह सकता हूं 80% का लॉस यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। तुम्हारा आंसर आता है बी, कि V स्क्वायर एनर्जी थी। V स्क्वायर में से जब सिस्टम को आप कनेक्शन को चेंज करते हो ना, उस पूरे प्रोसेस में 0.8 V स्क्वायर तो लॉस ही हो गई, बची कितने 0.2। तो मैं कह देता हूँ 80% तुमने रास्ते में खो दी और 2% बची, यानी 10 जूल एनर्जी दी, 8 जूल तुम्हारी खो गई और 2 जूल बच गई। ये था तुम्हारा सिस्टम पूरे का पूरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम है जिसमें कैपेसिटी उसकी C यानी कैपेसिटेंस C है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने देखा था सबसे पहले, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने देखा था, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे फोर्स का फॉर्मूला। बिल्कुल, तो क्या ऐसा ऑप्शन है, नहीं। ऑप्शन में क्या आ रहा है CVD, तो मतलब इस फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करवाना होगा ताकि मेरा आंसर CVD की फॉर्म में आए। CVD की फॉर्म में मुझे आंसर निकालना है, तो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूं। देखो, मुझे V चाहिए एक तो, बिल्कुल, और एक चाहिए मुझे C। ठीक है, तो वो ले आते हैं कहीं ना कहीं से। तो देखो, ये एरिया भी तुम्हारा हटेगा कहीं ना कहीं से। एक बात मुझे ये भी पता है कि जब मैं फोर्स को फाइंड कर रहा था ना, तो मैंने वहां लिखा था फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक प्लेट पर कितना चार्ज है और उस प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है। बिल्कुल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग लिखते हो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल V डिवाइड बाई डी। बिल्कुल, तो मैं यहां लिखता हूं V डिवाइड बाई डी। ठीक है, VD तो आ गए। अब बचा क्या, मुझे C भी चाहिए यहाँ, तो C कहाँ से मैं लेके आऊँ। C आएगा Q को रिप्लेस करके। मुझे एक फॉर्मूला पता है C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर दो, F तुम्हारे पास आया CV इंटू V डिवाइड बाई डी। तुम्हारा आंसर है CV स्क्वेयर बाई डी।
ये तुम्हारा फोर्स। क्या ऐसा कुछ है? ऑप्शन नंबर ए, सी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी तुम्हारा आंसर। क्या किया? बेसिक लॉजिक लगाए और आंसर निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स की बात हो रही है। और एक चीज हमने मिस कर दी यहां पर, मिस कर दी। कौन सी चीज मिस कर दी? ध्यान से देखो, मिस क्या कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसकी पोटेंशियल की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है ऑलवेज ऑलवेज दोनों प्लेट्स का कंबाइन, दोनों प्लेट्स का कंबाइन, यानी इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये तुम्हारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का पूरा। बट मैं जो बात कर रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस वाले का आधा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी जगह आप यहाँ लिखोगे E/2, तो सारे आंसर को तुम्हें डिवाइड बाय 2 करना होगा। तुम्हारा आंसर आएगा CV स्क्वायर बाय 2D, और ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये थोड़ा सा एक मेन पॉइंट था यहाँ। इसको करने के और भी तरीके, तुम इस फॉर्मूला में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। किसकी? तुम यहाँ पे Q को CV पुट करो, बाद में C को एप्सिलॉन नॉट A/D पुट करो, और वहाँ से भी आंसर आ सकते हैं। ऐसे सोल्व करते जाओगे, आंसर आते जाएंगे, राइट। तो ये था तुम्हारा 2015 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन 2025 पे, जो हमने सबसे पहले छोड़ा था। कि 2025 का क्वेश्चन मैंने छोड़ा था इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन इजी वाला टारगेट किए। अब आते हैं 25 वाले पर, जो पेपर ने नीट वालों की ऐसे कर दी थी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है डी। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3D/8 D/2 रिस्पेक्टिवली आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर आपने दो प्लेट्स को इंसर्ट करवा दिया, दोनों की थिकनेस आपको गिवन है, एक की थिकनेस D/2, एक की थिकनेस 3D/8। ऑल राइट, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो तुम्हारा वैक्यूम का पार्ट आ गया। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 times लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन प्लेट्स। इस कारण से जो तुम्हारा नया कैपेसिटेंस है ना C', वो होता है डबल। किसका? उस कैपेसिटेंस का जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था। यानी C0 का मतलब होगा जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, तो उसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो मतलब C' की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ रही है। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास C' ये और तुम्हें गिवन है K1 की वैल्यू 1.25 K2 है, और तो बताओ K1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो पहले नेट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, इसके बराबर रखेंगे और आंसर देख लेंगे। नेट कैपेसिटेंस की बात हो रही है, ये 3D/8, ये D/2, तो ये डिस्टेंस को मैं कितना लिखूंगा वो भी तो देखें। तो देखो 3D/8 प्लस D/2 और D में से माइनस कर दो, D माइनस 3D/8 माइनस D/2, 8 एलसीएम आया, 8D माइनस 3D माइनस 4D, 3 4 7 और 8 तुम्हारा आंसर आया D/8। D/8 करोगे तो ये डिस्टेंस आ गई D/8। अब मैं फाइंड करता हूँ नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस C', 3 अलग अलग कैपेसिटर बनेंगे, तीनों का कैपेसिटेंस सीरीज में तो पैरेलली ऐड होंगे, तो उसका जो रिजल्ट लिखोगे वो लिखोगे 1/C' विल बी इक्वल टू तुम्हारा पहला कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट का वैल्यू K1, क्योंकि 3D/8 तुम्हारा क्या है K1 प्लेट, और ये K2 प्लेट। एरिया A, डिस्टेंस कितना गिवन है 3D, और डिवाइड में 8, बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट A/D, प्लस जब इसकी बात करोगे इसको लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस कितना D/2, तो लिख दो D और यहाँ 2, प्लस में तीसरे की बात करोगे वो तो सिंपल है वैक्यूम वाला, तो एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस कितना D/8, बिल्कुल। अब इसको कर देते हैं और थोड़ा सा सोल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट A/D को ले लो कॉमन,
तुम्हारे पास अंदर क्या बचा, 3 बाई K1 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन K2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 8। बिल्कुल। इसके बाद में उसने एक क्वेश्चन में एक बात कही, वो कहता है कि K1 की वैल्यू फाइंड करो। अगर K1 और K2 में रिलेशन है तो मैं लिख सकता हूँ K2 विल बी इक्वल टू K1 बाय 1.25। बिल्कुल। तो K1 की जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 1 अपॉन सी डैश, सी डैश की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो यहाँ से, सी डैश की वैल्यू ये रही d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a विल बी इक्वल टू d एप्सिलॉन नॉट a 3 बाय 8 K1 प्लस 1 अपॉन 2, K2 की जगह क्या पुट करोगे K1 और ऊपर बनेगा 1.25 प्लस 1 बाय 8। अब कुछ नहीं, एलसीएम लो, आंसर निकाल दो, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो देख लो, 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 8 K1 2 K1 और यहाँ 8 है तो 8 K1 तुम्हारा एलसीएम आ गया 3 प्लस 1.25 इंटू 4 प्लस यहाँ आएगा K1। अब सोल्व कर लो, ये 2 गया, ये 4 गया, ये 4 K1 सामने की तरफ आएगा, 4 K1 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1.25 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 5, 1.5 आएगा प्लस K1, ये आया माइनस का 3 K1 विल बी इक्वल टू 8, K1 की वैल्यू आई 8 डिवाइड बाई 3 तो इट विल बी इक्वल टू 2.66 तुम्हारा आंसर आएगा। और इसके साथ चले जाओ चुपचाप, 2.66। हाँ बस थोड़ा सा लेंदी था, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा खास नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट, बस नीट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी पड़ता है ये क्वेश्चन करना, तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड में आया था, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ऑलराइट, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया अब तक। आई होप आपको सभी के सोल्यूशन समझ आए होंगे, और सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।